नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आज हम बात करेंगे कथावाचक राजन जी महाराज की। राजन जी महाराज की कथा गोरखपुर में चल रही थी और उस कथा के अंदर कई सारी ऐसी कथाएं आ गई जिसने उस पूरी कथा को विवादों से भर दिया। खुद राजन जी महाराज मन से कई बार कुछ नए नए विवादों को लेकर चर्चा करते हुए दिखाई पड़े। अब ये राम कथा थी, राम के वृत्तांतों की बात होनी थी, उनके जीवन की बात होनी थी, पर बात आज की राजनीति की भी हुई, अपराध की भी हुई और धमकी की भी हुई। इसलिए इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जाने माने पत्रकार देवकी नंदन मिश्र जी हैं। देवकी जी, बहुत कुछ आपने सोशल मीडिया पर भी लिखा है और चूंकि गोरखपुर की घटना है, गोरखपुर में एक कथा हो रही थी, सीएम सिटी के नाम से अब उसको जाना जाता है। राजन जी महाराज को राम कथा के बीच में इतने विवादों को जन्म देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। दरअसल ये जो जितने भी कथावाचक हैं, चाहे वो राजन जी महाराज हों या फिर जितने भी कथावाचक को मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, चाहे वो कोई जी सारे महाराज हो, कथा हैं? चाहे कोई जी महाराज हो। कोई जी महाराज हो, वह ज्यादा समय कथा भगवान राम की या कृष्ण की कथा कम कहते हैं। वो ज्यादा और बातें ज्यादा करते हैं, मतलब वह अनायास की बातें करते हैं। और जो असली कथा है वो नहीं कहते हैं। भगवान राम का चरित्र गाने के लिए उनको 21 लाख रुपए मिले थे। अब चूंकि मैं निजी तौर पर जानता हूं कि 21 लाख रुपए राजन महाराज जी ने लिया इस कथा के लिए। एक कुमुद अच्छा, ये त्रिपाठी जो हैं, एक कथा हुई गोरखपुर में, इसके लिए 21 लाख रुपए राजन जी महाराज ने 21 फीस ली। लाख रुपए केवल राजन महाराज जी ने लिए हैं। राजन महाराज जी की फीस 21 लाख रुपए है। चढ़ावा अलग से चढ़ा, उसका हिस्सा अलग होगा। 21 लाख रुपए में राजन जी महाराज हैं और उनके जो वाद्य यंत्र गायन बजायन, जो उनके साथ गाने हम्म। वाले लोग हैं हाँ, उनके भजन तो और बड़े जो भजन। लोकप्रिय हैं, सोशल मीडिया पर तो मतलब ट्रेंडिंग हाँ रहते हैं हाँ हाँ, हमेशा। तो हाँ, तो वो जो भजन है और सब कुछ है, उसका उन्होंने 21 गाने का 21 लाख रुपए लिया। उसके अलावा टेंट अलग है, जो वहां पर साज सज्जा है वो अलग है, कुर्सी मेज अलग है, माइक अलग है। उसके अलावा प्रसाद की अलग व्यवस्था है, उनके ठहरने की अलग व्यवस्था है। उनके जो सहयोगी हैं, करीब 17 सहयोगी उनके साथ चल रहे हैं, उनके ठहरने की अलग व्यवस्था है। इसके अलावा हवाई जहाज से उनका आना और जाना, ये खर्चा अलग। तो ये जो पूरी कथा है, मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा क्रॉस कर गई होगी। कुमुद त्रिपाठी एक कॉलेज में प्रिंसिपल या टीचर थी। वो जब रिटायर हुई तो 60 या 65 लाख रुपए उनको मिलता है। और वो राजन जी महाराज की इसी तरह के भजन वो सुना करती थी। तो भजन सुनने के बाद वो सुल्तानपुर में एक कथा आयोजित होती है और सुल्तानपुर में उस कथा में वो खुद जाती हैं कुमुद त्रिपाठी। और कुमुद त्रिपाठी राजन जी महाराज से मिलती हैं और राजन जी महाराज से 21 लाख रुपए में कथा तय करती हैं। उसे तय करना कहा गया। उन्होंने कई लोगों से यह बात कही, कुमुद त्रिपाठी ने खुद, कि मैंने 21 लाख रुपए में कथा राजन महाराज की उठाई है और तय किए। ये और तो तय ये तो करके सट्टा बुक करने जैसा हो गया। आती है, सट्टा ही है। ये सट्टा ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये सट्टा ही है। ये 27 तारीख से 4 तारीख तक के लिए ये कथा बुक की जाती है। राजन जी महाराज वहां पर आते हैं। अब समस्या ये है, 21 लाख रुपया तो कुमुद त्रिपाठी जी ने दे दिया। एडवांस बुक करके, पैसा पैसा बुक करके उन्होंने कथा बुक कर ली। लेकिन कथा बुक करने के बाद जो बाकी खर्चे हैं, उसके लिए उनको समस्या आने लगी, क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट कोई फिगर नहीं थी। जनरली कथा इस तरह के बाबाओं की, जितने भी बाबा हैं, इनकी कथा दो दो तरह के लोग कराते हैं। या तो नेता कराते हैं या फिर सेठ कराते हैं। आपको याद होगा कि लखनऊ में प्रेम भूषण जी महाराज की कथा कौन कराता था? नीलकंठ वाले कराया करते थे। हम्म। राजन नीलकंठ जी तो वाले प्रेम कराया करते। भूषण जी के ही टीम में मुझे लगता है भजन गाने प्रेम का काम करते थे। बाद में उनके शिष्य वो हो गए, बाद में फिर उनकी भूमिका और बदल गई। देखिए, प्रेम भूषण जी के वो सगे रिश्तेदार हैं। अच्छा। और जे प्रेम भूषण जी के राजन जी महाराज सगे रिश्तेदार हैं। और उनके यहाँ उनकी जो, जब वो प्रेम भूषण जी कथा कहते थे तो वाद्य यंत्र बजाया करते थे और भजन गाते थे।
तो भजन अच्छा गाते थे। तो प्रेम भूषण जी जैसा खुद प्रेम भूषण महाराज जी ने मुझे एक दिन बताया था, वो मैं बता रहा हूँ। प्रेम भूषण अच्छा, महाराज जी ने एक एक दो बार, एक दो जो कॉम्पिटिशंस होते हैं जैसे सारे गामा या इस टाइप का, उनमें भी मुझे लगता है राजन जी महाराज ने प्रयास किया था, पर उसमें विफल रहे थे वो। नहीं नहीं, उसमें तो उनको मौका नहीं मिला। लेकिन राजन जी महाराज को प्रेम भूषण महाराज जी ने कहा कि भाई आप अच्छा भजन गाते हो, आप कथा भी राम कथा शुरू का। करो, राम कथा गाओ। तो राम कथा में तो राम का चरित्र तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने घर घर पहुंचा दिया है। और जो रामायण आई टेलीविजन पर, उससे हर व्यक्ति जान गया राम की कथा क्या है, कथा। राम राम का जन्म कैसे होता है, राम के जन्म पर कौन सा भजन गाया जाता है, और फिर जब सीता जी के साथ उनका स्वयंवर होता है तब कौन सा भजन गाया जाता है, क्या पूरा घटनाक्रम है। फिर स्वयंवर के बाद जब उनको वन भेजा जाता है, उसकी भी सबको जानकारी है, वन में क्या क्या होता है वो भी सबको राजन पता जी ने है। उसको रीजनल टच दिया, रीजनल टच दिया, खासतौर पर जो भोजपुरी की मिठास है, मुझे लगता है उनके गीतों में, खासतौर पर जो उनके ट्रेंडिंग वायरल गीत हैं, उन गीतों ने कहीं ना कहीं उसको एक भोजपुरी वाली मिठास दी, और इसके नाते उनके गीत प्रगीत इतने लोकप्रिय हो गए, या उनकी गजल भी जो भोजपुरी में है वो भी बड़ी लोकप्रिय हुई, और उनको न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, इसके अलावा मुंबई, गुजरात और मॉरिशस से लेकर के तमाम सारे विदेशों में भी उनको कथा वाचन के लिए बार बार बुलाया जाता है। जिस तरह का उनका पूरा कथा साम्राज्य जो है वो इस वक्त पसरा हुआ है। ये बात थोड़ी समझ में इसलिए नहीं आई मुझे कि उनका जो गृह जनपद है वो तो पास में ही था गोरखपुर के, और जब वो गोरखपुर पहुंचे तो अचानक ऐसा क्या हुआ देवकी जी की वो अ, मंच पर ही बिदक गए, दो दो तीन तीन बार गुस्से में आ गए, और एक बार तो यहां तक कर दिया कि कह दिया कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है। और मतलब वो जो पूर्वांचल में जाने के बाद पंडित जी लोगों को थोड़ा सा मतलब अ, बाहुबल वाली ताकत याद आ जाती, तो उसी अंदाज में कहीं राजन जी भी आ गए कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है, गोली मार दे जरा देखें। और फिर असल बा चीज हम्म। असल चीज क्या है, देखिए गोरखपुर एक जमाने में अपराध का शिकागो कहा जाता था, हम्म। जब हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही का युग हुआ करता था। हम्म। लेकिन राजन जी महाराज सिवान के रहने वाले हैं, हम्म। और ये तो सिवान के शहाबुद्दीन माफिया शहाबुद्दीन के घर से रहने शहाबुद्दीन का वाले। इलाका है। हम्म। तो सिवान शहाबुद्दीन का इलाका है। तो मुझे तो लगता हालांकि है कि राजेंद्र बाबू का भी घर शहाबुद्दीन सिवान है। राजेंद्र है। बाबू का घर भी, राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनका घर भी सिवान था, जीरा देई। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन जब राजेंद्र बाबू के नाम से कम सीमान जाना जाता है, शहाबुद्दीन के बाहुबल की वजह से ज्यादा ज्यादा जाना जाता है। तो शहाबुद्दीन के जो बाहुबल की बात, वो लगता है उसका अक्स जो है कुछ इनके भीतर आ गया। हुआ ये कि 27 तारीख को राजन जी महाराज कथा शुरू हम्म। करते हैं। हम्म। 28 एक दिन कथा चलती है, और 29 तारीख को, हम्म। जैसे कि परंपरा है कि जो भी कथावाचक व्यासपीठ पर बैठता है, तो जो कथा के आयोजक होते हैं, वो हम्म। आयोजक अपने से जुड़े हुए व्यक्ति या जिन्होंने उसमें चंदा दिया होगा, सहयोग किया हम्म। होता, वो सारे लोग मंच पर जाते हैं, और जो व्यासपीठ पर जो कथावाचक होते हैं उनको पुष्प अर्पित करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं उनकी वहां पर आरती उनसे। उतारती हाँ, है, उनका दक्षिणा चरण देते स्पर्श। हैं, आरती उतारते हैं। ये परंपरा है। हम्म। हर उसमें जब आप लाइव देखेंगे तो ये सब चलता ही रहता है। यही क्रम वहां पर 29 तारीख को चल रहा था। तभी राजन जी महाराज के जो साथी थे, जो सहयोगी थे, उनके साथ जो आए हुए थे कथा में, जो भजन गाते हैं और उनकी जो पूरी व्यवस्था देखते सेवादार जो हैं, उनके हैं, सेवादार। हाँ सेवादार, वो किसी बात को लेकर के भड़क जाते हैं। उसमें गलती जो चढ़ने वाले हैं मंच पर उनकी नहीं है, राजन जी महाराज के सेवादारों की है। वो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि इतने सारे लोग मंच पर कैसे आ गए। भाई जितने लोग चंदा देंगे कथा में, वो हम्म। तो मंच, मान लीजिए मैं ही 5,000 रुपया दूंगा या आप देंगे, तो आपको भी तो मंच पर चढ़ने फोटो खिंचाने का शौक रहेगा, हमको भी रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई? हम 5,000 रुपया किस बात का दे रहे हैं? हम्म। तो ये सब वहां पर चल रहा था, और इसी के दौरान काफी वहां पर बहसा बहसी हुई। गोली मारने की बात, मुझे मेरे पास कई लोगों के फोन आए गोरखपुर से, हम्म। किसी ने नहीं कही कि गोली मारने की बात किसी ने कही। नहीं सर, कोई ऑडियो लेकिन वीडियो है क्या
इस बात का कि गोली मार देंगे या नहीं गोली नहीं, मारने कोई की ऑडियो धमकी वीडियो वाली नहीं, बात। कोई ऑडियो वीडियो नहीं है जिसमें गोली मारने की बात कही तो गई, ये बात क्योंकि राजन जी पूरी महाराज कथा। ने अब क्यों कोर्ट कर दी, और वो भी सबके सामने बीच कथा में कोर्ट कर दी कि गोली मारने की धमकी मिल रही है। देखिए क्या है इसके अब ये तो वो जाने कि उन्होंने क्यों किया है, लेकिन जो मैं समझ पाया इसके बहाने वो दो तीन बातें कहना चाहते थे। पहली बात तो ये है कि उनको ये कहीं से जानकारी हुई थी कि उनसे मिलाने के नाम पर 1100 रुपया लिया जा रहा है। लिया जा रहा होगा, मैं भी कहता हूं लिया जा रहा अरे होगा भाई, तो भाई। 21 लाख रुपए 21, अपनी जेब से थोड़ा ना लगा करके आपको बुलाएगा। या अगर आपके ऊपर 25-30 लाख रुपए, वो 50 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तब वो पचास चाहे लाख नहीं, जैसे। 1 करोड़। अच्छा, वो कोई एक क्रिमिनल तो करोड़ से थी कम। नहीं। आप भी बता रहे हैं कि शिक्षाविद हैं, उनका वो प्रिंसिपल रही है, हाँ, उनका बैकग्राउंड ये है। तो कोई आप और उनकी। बाहुबली अपराधी तो है नहीं। बाहुबलियों के आगे तो ये बाबा लोग ऐसे खड़मंडल करने लगते हैं। मैंने देखा है अभी हाँ, अभी इन लोगों की। अब वही बात है ना कि अगर आदमी ये कह देगा तो फिर ये होने लगेगा कि देखिए आप संस्कृति या धर्म या इस तरह के जो लोग कथा बांच रहे हैं। पर इन लोगों की मैंने देखी है, ये कैसे बाहुबली नेताओं के आगे कैसे मतलब दुम नाचने हिलाते लगते हैं। हैं, या कैसे उनके सामने ये सारा ज्ञान छू मंतर हो जाता है। उसके पहले दुनिया का सारा ज्ञान इनके पास होता है कि धन की लोलुपता नहीं होनी चाहिए। आपको जो है बहुत दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए। नाम रटना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। दुनिया भर की चीज सबको सिखा डालेंगे। लेकिन जब अपनी बारी आएगी, क्योंकि जो मोटा आसामी है वो बाहुबली है, वो बड़ा व्यापारी है, वो काले कारोबार करने वाला व्यक्ति है, जो खनन का, कोयले का, वसूली का, रंगदारी का, बालू का काम करता होगा। उसके लिए 25-50 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़ बड़ी बात नहीं है। मुझे याद आ रहा, अभी एक कथा उनकी प्रतापगढ़ में भी हुई थी। राजा भैया के गढ़ में, जी, कुंडा में, परानूपुर में। जी, और वहां एक किसी नए उद्यमी ने वो कथा कहलवाई थी। वो शायद मुंबई में रहते हैं, अपना कामकाज करते हैं। अब उन्होंने जब ये गाना बजा, वो कौन सा गाना है ना, सोहर, बच्चे के जन्म हाँ, लेने वाली जो होती है, राजा जी हाँ, खजनवा हाँ, देता वाली। तो जब ये हाँ, गाना हाँ। बजने लगा, तो भाई वो आदमी भाव विह्वल रहा होगा। मैं मानता हूं भाव विह्वल था थोड़ा। सोशल मीडिया का उसको क्रेज रहा होगा। उसने ढेर सारी रील बनवाने के लिए, और अब वो बड़ा सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं कि एक्टिव रहता है वो आदमी। खैर, नया उद्यमी है तो मैं उसको आगे ही बढ़ने की बात कहूँ कि भाई नए उद्यमियों को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पता चला अभी उन्होंने 100-200 ट्रक खरीद लिए एक साथ, एक ही दिन। तो भाई जाहिर सी बात है कि उस आदमी ने आर्थिक साम्राज्य अपना बनाया होगा। तो बुलाने के बाद फिर वो जैसे जैसे खजाने का नाम लिया जा रहा था, कि वो कान की बलिया तो कमर की करधनिया, तो मतलब नाक की नथुनी, और जो जो नाम लिया गया वो सब कुछ जो है बाबा को वो अर्पित उनके कर दिया सामने उन लोगों अर्पित ने। कर रहे थे। हाँ, सब कुछ अर्पित कर दिया। अब वो बड़ा देखने वाला दृश्य था। तो मैं तो ये देख रहा था, मैं वो दृश्य देखते वक्त सोचता था कि भाई कथा में लोग इतना कुछ इन्वेस्ट करने को तैयार है। भाई ठीक है, उनकी अपनी श्रद्धा है, मैं उस पर मेरी टिप्पणी नहीं हो सकती है। उनकी अपनी, मैं भी गाना सुनता हूँ राजन जी का, बहुत गाना सुनता हूँ। उनके भोजपुरी गाने मुझे बहुत ही मतलब मेरे मन को भी बहुत रुचते हैं। खासतौर पर ये जो उनके ट्रेंडिंग गाने हैं, वो एक बार शारदा सिन्हा जी के दौर की, या हम लोगों के जो अपने गांव घर के अनुभव हैं, उन अनुभवों को दोहराते हैं वो सारी चीजें। तो अच्छा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब इसमें ये आर्थिक चीज आ जाती है, और आर्थिक चीज आने में, चलिए अपने आप आ गया कोई बात नहीं। पर अगर उसके लिए हमको दबाव बनाना पड़े, उसके लिए हमको कोई स्टंट करना पड़े, तो फिर सवाल उठता है। इसलिए मेरा मतलब, मैं अभी भी ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि उनको, भाई वो तो साधु संत थे, दुनिया भर को बताते हैं कि कोई चीज आए भी, कोई धमकाए, कोई आपसे झगड़ा करे, शांत मन से आप उसको हैंडल करिए। उनके क्रोध का क्या कारण था, ये मैं नहीं अब तक समझ पाया। देखिए क्या है, पहली बात तो ये है कि न ये साधु हैं न संत हैं। नहीं, कथावाचक ये हैं। प्रोफ, ये प्रोफेशनल ये प्रोफेशनल जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उसी तरीके से ये भगवान राम की कथा सुनाते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं। इनको नहीं ठीक है, संत इसमें कहना। इसमें इसमें बुराई नहीं है, मैं मानता हूं, चलिए ये भी ठीक है। इस ये भी ठीक है। इसमें बुराई नहीं है, ना 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 ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इनको संत कहना, हम्म। इनको संतत्व की उपाधि देना, वो हम्म। माला लेकर के जो ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ये सब दिखावा है। नहीं, वो तो मुझे ब्रजभूषण तो शरण सिंह ब्रिजभूषण ने, शरण वो सिंह तो की बात ब्रजभूषण बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ, जी हाँ, वही मैं भी ब्रिजभूषण देखिए शरण वही सिंह की उदाहरण दे बात रहा मुझे था। बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने उनके हाथ में जब माला रहती है तो कहते हैं अरे ये सब दिखावा है, दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये लोग दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं दिखावा, लेकिन अपने को ऐसा प्रस्तुत स्वीकार करेंगे नहीं कर रहे, कि स्वीकार नहीं कर रहे।
कि उनको उनको स्वीकार जो वही है, वही प्रोटोकॉल, वही सम्मान, वही दृष्टि चाहिए जो किसी वो साधु चाहेंगे कि महात्मा पुलिस की शंकराचार्य। गाड़ी उनके, जब वो आए तो एक पुलिस की गाड़ी स्कॉट करते हुए लेकर के आए, बड़ी सी कोई गाड़ी है वो उनको लेकर के आए। बहराइच में और पुंडरीक जब वो, महाराज के लिए आपने देखा था क्या हो गया था, वहां के एसपी ने तो पूरा जो है सलामी दिलवा दी थी गार्ड से। हाँ, सलामी दिलवा दी थी। तो इस तरह का, लेकिन ये जो राजन जी महाराज की घटना जो हुई, उतनी बात उन्होंने सुनी, उनके पहले हुई थी, और अगले ही दिन जो है उन्होंने कथा में कहा, उन्होंने ये बात बढ़ा चढ़ा करके कही कि गोली मारने की बात कही, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे घर में गोली मारे का बात भाई। अरे भैया, आप तो सिवान के रहने वाले हो और गोरखपुर में आप कथा कह रहे हो। अगर गोरखपुर को अपना घर मान रहे हो, और योगी जी की बड़ी तारीफ उन्होंने कहा, गोरखपुर बदल गया है, बदल गया है। उसमें राजन जी महाराज की कौन सी कृपा है, तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इस नाते बदल रहा है। जाहिर सी बात है। लेकिन लेकिन राजन जी महाराज को अगर गोरखपुर में से इतना प्रेम था, इतने घर का उनको याद आ रही थी, वो चाहते थे कि हमारी कथा गोरखपुर, ये बात उन्होंने कही कि मैं चाहता था गोरखपुर में भी मेरी कथा हो, तो 21 लाख रुपया तो वो छोड़ ही सकते थे, हाँ 21 लाख भाई को भाई, ये पांच बात तो लाख और तक भी, ले आ सकते ये थे। बिल्कुल आपने सही बात की कि भाई अपने घर में है तो कथा कहने या सुनाने के लिए फीस भी नहीं लेनी चाहिए थी। और न सिर्फ तो उनको अब बल्कि बल्कि आयोजकों को भी कहना चाहिए था कि भाई साहब, अपने घर में आप आ रहे हैं, आपकी मातृभूमि है, यहाँ तो कम से कम फीस मत लीजिए, यहाँ तो धर्म के नाम पर सुना दीजिए लोगों को। देखिए, मैं चूंकि बहुत सारे कथावाचकों को जानता हूं, निजी तौर पर मेरे ताल्लुक हैं, प्रेम भूषण जी महाराज का पैसा ले, मतलब जितने कथावाचक हैं, सब 20 लाख, 21 लाख, 25 लाख। जया किशोरी जी एक दिन का 8 लाख रुपए लेती हैं। आप नहीं तो सोचिए, एक दिन का 8 लाख। लेकिन आप देवकी जी, एक बात आप गौर करेंगे कि जया किशोरी ने दो तीन इंटरव्यूज में ये बात कही है कि वो कोई संत नहीं है, वो हाँ, कथावाचक हैं, ओरेटर हैं। वो राम की कथा, कृष्ण की कथा आम लोगों को सुनाती हैं। उसके लिए जो उनकी एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से आपसे फीस मांगती है। आप दे सकते हैं तो आपको कथा कहने जाएंगी, अरे नहीं दे भाई, सकते तो ये कोई बात नहीं। देखिए, या ये या या जैसे आपको उनका नाम याद होगा, जो वृंदावन वाले हैं, या धीरेन्द्र शास्त्री हैं वृंदावन वाले, उनका नाम, जो घुंघराले बाल वाले हैं, उनका नाम अगर आपको याद आ रहा हो। देवकी नंदन ठाकुर। नहीं, देवकी नंदन ठाकुर नहीं, एक और है जो आजकल बहुत वायरल रहते हैं उनकी अच्छा, वो वो हाँ लेकिन हाँ हाँ। मुझे उनका नाम अचानक से ध्यान से उतर रहा है, लेकिन वो विधवा महिलाओं को अपने यहाँ और बड़ी संख्या में आश्रम, विधवा, उनका उनका आश्रम जी है। हाँ, बड़ी संख्या में रख करके उनका लालन पालन, उनको लिविंग स्टैंडर्ड दे करके रोजाना उनको अपने हाथों से रोटी खिलाना, उनके पैर दबाना, उनको दूध का इंतजाम, उनके पौष्टिक भोजन का इंतजाम, उनके इलाज का इंतजाम। तो ये समझ में आता है, ऐसा आदमी चार्ज भी करे, उस उनके यहाँ करीब बताते हैं 25-30 हजार लोग रोज भोजन करते हैं, उसका इंतजाम, हाँ, ढेर सारी गैया पाली हुई है उसका इंतजाम वो करते हैं। तो ये लगता है कि ठीक है भाई, आपने अगर ये सब कुछ फैला रखा है तो उसके लिए बजट चाहिए। जैसे तिरुमला में एक फीस आपको देनी पड़ती है टिकट के नाम पर आपको पता है कि तिरुमला से, वहां तिरुमला के उस मंदिर से उस आसपास की पूरी इकोनॉमी चलती है। वहाँ हॉस्पिटल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, कैंसर इंस्टीट्यूट है, दुनिया भर की चीजें, न जाने कितने लोगों को रोजगार, कितने लोगों को शिक्षा मिलती है। अब धीरेन्द्र मुझे शास्त्री तो नहीं कैंसर पता कि हॉस्पिटल राजन जी बना रहे हैं महाराज इस वो। तरह का कौन सा सेवा का काम करते हैं। हाँ, ये जानने में मेरी भी दिलचस्पी है कि केवल अगर ये पैसा आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वो फिल्म स्टार या भोजपुरी स्टार उससे इतर नहीं है, तो फिर आप अपने आप को भगवान कहलाने या बहुत ही, इसकी आप कम से कम अपेक्षा मत करिए। लोग कर ले ठीक है, हमारे यहाँ तो लोग पानी से भी इलाज करने वालों को देवता मान लेते हैं, तो वो एक अलग ही दुनिया है। ये लेकिन ये फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तरफ योगी जी की तारीफ और दूसरी तरफ योगी जी के ही शहर में कानून गोली व्यवस्था को मारने लेकर की के बात उन्होंने कर रहे हो आप, तो ये तो योगी जी को बदनाम करने वाली बात है। कि एक आप सोचिए कि अगर हजारों लोगों के बीच में गोली मारने की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि आप योगी जी को बदनाम कर रहे हो। आप बता रहे हो कि गोली मारने की बात, योगी जी ढिढोरा पीटते हैं कि कानून व्यवस्था एकदम सही है। और अगर गोरखपुर में ही हजारों लोगों के बीच में कोई लफंगा लुच्चा अगर कहता है कि गोली मार दी जाएगी, तो इससे तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है ना।
जबकि ये नहीं, बात और नहीं मैं कही कहता हूं गई। मान लीजिए किसी ने कहा भी हो, मैं चूंकि इसका नहीं कहा। आप भी कह रहे हैं कि इसका कोई वीडियो एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार ही मान लेते हैं कि किसी ने कहा होगा, तो आपके पास नंबर है, आपके आयोजकों के पास नंबर है, आप वहां के आईजी को, डीआईजी को, एडीजी को, किसी को फोन मिलाइए, उनसे कंप्लेन नहीं करिए, उसको नहीं, अरेस्ट कराइए। नहीं, मैं तो दूसरी बात कहता हूं। मैंने ये बात कही कि भाई अगर कहा गया कि मतलब गोली मारने की बात की गई, अगर कानून ये कहता है, अब नई वाली बीएनएस का मुझे धारा पता नहीं है, लेकिन जो पुराना आईपीसी है उसमें हम्म। कहता है कि अगर किसी को गोली मारने की धमकी दी जाती है तो हम्म। 307 का मुकदमा बनता है, सीधा हम्म। सीधा। हम्म। तो राजन जी महाराज और उनके सहयोगियों ने जिन्होंने गोली मारने की बात करी, वो 307 का मुकदमा क्यों नहीं लिखाया? हम्म। ये लिखाना चाहिए था उनको। हम्म। लेकिन वह अपनी वाहवाही के लिए उन्होंने ऐसा किया। और उतना ही नहीं, 29 तारीख को ही नहीं, कल 3 तारीख थी, कल भी जब वो कथा कह रहे थे तो बिगड़ गए, कल हम्म। भी गुस्सा हो गए। कथा आप कहने आए हैं और नहीं, तो पूरे ये बात जितने समझ से देर परे है कि राजन जी महाराज को इतना गुस्सा क्यों आने लगा, और गोरखपुर में आके और गुस्सा आने लगा। ये गुस्सा आर्थिक व्यवस्था का गुस्सा था, कानून व्यवस्था का गुस्सा था, या मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में नहीं 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 आए? नहीं कि नहीं नहीं, गोरखपुर में ये भी दरअसल बड़ी होड़ रहती कि दरअसल मुख्यमंत्री जी मेरे कार्यक्रम में आए। अब वो बेचारे पूरे नहीं उत्तर नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ जाए। वो दरअसल थोड़ा जल्दी खत्म कीजिए क्योंकि इसका चार्ज खत्म हो रहा है और लाइट है ही नहीं है। दरअसल है क्या, ये इस वजह से ये दिक्कत आई। योगी जी को चाहते थे कि हमारे कार्यक्रम में योगी जी आए। स्वाभाविक सी बात है, कथा जब होती है तो लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, और भी गोरखपुर में कथा हो रही है तो मुख्यमंत्री जी आए। मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा कि 29, पता नहीं 34 कहा या किस सन में नहीं, कहा कि उन्होंने वो कहा कि प्रधानमंत्री 27 में तो बनेंगे। मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं, और भगवान ने हाँ, चाहा तो 29 में प्रधानमंत्री भी। वो जो ईएम प्रधानमंत्री सीएम बनेंगे। पीएम वाला गाना है ना, उस अंदाज में तो उन्होंने बात की तो। इतना इतनी लंबी चापलूसी राजन महाराज ने योगी जी की उसके बाद भी योगी जी गए नहीं। ये उनके मन में एक कुंठा थी कि ये जो आयोजक है, ये आयोजक योगी जी तक नहीं पहुंच पाए क्या? योगी हम्म। जी को निमंत्रित नहीं कर पाए क्या? तो उस इस वजह एंगल, से तो इस उनकी बात के बहाने वो योगी जी के तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे कि देखिए मैं इस आपके शहर बात में की आया बनी, हूँ इसी पीने। बहाने योगी जी तक मतलब हम हाईलाइट हो जाएंगे, हमारी बात योगी जी तक पहुंच जाएगी। हाँ, तो नहीं, ये मैं भी लोग, मानता हूं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो आपने एफआईआर दर्ज कराई क्या? आपने इतनी गंभीर बात कथा में कह दी, वो पूरे देश में वायरल हो गई, लेकिन आपने एक एफआईआर दर्ज कराई इस मामले पर? आपने कंप्लेन की, ऑफिशियल कंप्लेन की? बिना ऑफिशियल कंप्लेन किए यूपी पुलिस को, गोरखपुर को बदनाम करने का हक आपको किसने दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आप सही कह रहे हैं, एक आखिरी सवाल एकदम पर आप आ सही जाते कह रहे हैं। हैं। एक आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। ये ब्रजभूषण रावत जो है ना, वो ब्रजभूषण राजपूत, ये बार बार अलग अलग तरह के इनके पॉलिटिकल टोन आ रहे हैं। अब इनका एक और भाषण अभी वायरल हो गया, इसमें वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर मंत्री क्या, मैं मुख्यमंत्री को भी घेर लूंगा। इतना दुस्साहस आ कहां से रहा है बीजेपी के विधायकों में? दरअसल है क्या, आपको मैं बताऊं, ये पूरा मामला अब पॉलिटिकल हो गया है। ये मामला अभी तक यूजीसी को लेकर के फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड चल रहा था। हम्म। उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड बनाम बैकवर्ड हो रहा है। ये लोधी बनाम कुर्मी हो रहा है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, तब हम्म। ये कहा गया था कि तब किसी भी लोधी लोधी को या बनाया कुर्मी जाए। दोनों में से एक तय किए जा रहे थे। वो बनाएगा तो लोधी बच गया, लोधी बन नहीं पाया और कुर्मी बन गए। और जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह ने और उनकी हाटा हुई कार में, उसके बाद से ब्रजेश राजपूत पूरे बुंदेलखंड और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है जो लोधी बहुल है, उसमें वो अपनी साख बनाना चाहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। खासतौर पर महोबा, और हमीरपुर, तिंदवारी, जी ये जो इलाका लोध जी बहुल है, कहा जाता है करीब दस जी बारह जी लाख से ज्यादा लोध समाज के लोगों की आबादी है यहाँ पर, जी आसपास के इलाकों को बिल्कुल। मिला ले तो। पूरे लोध जो है उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिएगा तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। तो उन पर वो अपनी पकड़ बनाने के लिए, अपनी जाति में पकड़ बनाने के लिए वो लगातार इस तरीके की बात कर रहे हैं। और बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि वो हाथ किस पर रखे, स्वतंत्र देव हम्म। सिंह पर हाथ रखे या हम्म। ब्रजेश राजपूत पर। हम्म। जिस किसी पर अच्छा, एक हाथ मजेदार बात एक रखेगी और तो। भी है देवकी जी।
ये जो अध्यक्ष जी आए थे नए नए, पंकज चौधरी ने ब्राह्मणों को नोटिस भेज दिया, लेकिन इस विवाद में वो ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस नहीं भेज पाए और न मंत्री जी से पूछ पाए। ये अलग बात है कि संगठन महामंत्री ने फोन किया था ब्रजभूषण राजपूत को और उनसे कहा था कि आप अपनी शिकायत लिखित में दीजिए, लेकिन ये सवाल जवाब इन दोनों से नहीं हुआ कि सार्वजनिक स्थल पर आप लोग आपस में भिड़ गए। ये सवाल तो जी पंकज बिल्कुल चौधरी ठीक जी को बात ही आप कह पूछना रहे चाहिए हैं। था। बिल्कुल ठीक बात है, अगर ब्राह्मणों से पूछा जा सकता था इनसे भी पूछा जाना चाहिए। लेकिन संगठन मंत्री जी ने उनसे पूछा था। संगठन मंत्री जी ने कहा कि लिख नहीं, पर करके आप कागज तो नहीं दीजिए। दिया ना सर, कागज तो देना था ना। देखिए, एक हाँ, कागज भेजना चाहिए था ना, प्रेम पत्र। वो और नहीं किया। ब्रजभूषण तो वो तैयार नहीं थे, किया। उन्होंने तो हमसे बातचीत में भी कहा था कि आप जानते हो कि ये सब करने के बाद पहले से ही मेरा नुकसान हो चुका है पॉलिटिकल तौर पर। अब देखिए नुकसान क्या, वो तो वो अपनी पॉलिटिकल गेम को सेट कर रहे हैं वो। और इधर जो है स्वतंत्र देव सिंह इस नाते चुप हैं क्योंकि वो जानते हैं उनके विभाग का क्या हाल है। हम्म। उनके विभाग की अगर जांच कभी आज नहीं 2 साल बाद होगी, तो हमको याद है कि एक घोटाला यहाँ हुआ था, खाद्यान्न घोटाला, जिसमें राजा भैया के टेन्योर में। हाँ, जिसपे स्कूटर पर जो है लाखों रुपए का खाद्यान्न ले जाया गया था। तो वो हम्म। जो खाद्यान्न घोटाला है, उससे बड़ा घोटाला ये जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश में निकलेगा। हम्म। जब कभी भी जांच इसकी होगी, और जांच होगी जरूर, आज नहीं तो कल होगी। ठीक है सर, आपको मैं मुक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन दोनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।